आदाब। मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज के इस क्लास में खैर मकदम करता हूं। हम BANC 134 जो कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पिछले कुछ क्लासेस में फंडामेंटल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हमने आर्कियोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश की। किस हिसाब से ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सेपरेट है आर्कियोलॉजी जो कि एक अलग ब्रांच है ओरल साइंसेस का। मैं थोड़ा सा कुछ क्लासेस के बारे में बात करूंगा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। हमने एंथ्रोपोलॉजी को एज ए होलिस्टिक साइंस समझने की कोशिश की। होलिस्टिक साइंस उस साइंस को कहते हैं जहां पे हम हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। हर एक चीज मतलब हम इस छतरी के नीचे हर एक चीज को ला रहे हैं। अब क्या फायदा है हमें सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी के अंडर ही पढ़ना। हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर हम इंसान को अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें यहां पे क्या जरूरत है इंसान को सेपरेटली पढ़ना या इंसान को ओवरऑल एक ही छतरी के नीचे पढ़ना। देखिए, पिछले कुछ क्लासेस में हमने यही चीजें क्लियर करने की कोशिश की। अगर हम सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं, वहां पे हम सोसाइटी को एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ देख रहे हैं। इसी तरीके से उसी सोसाइटी को एज ए वेब जान के फिर हम ओवरऑल जो भी प्रोटोकॉल, जो भी फंडामेंटल्स वहां पे देखे जा रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़े जा रहे हैं। अब इस सोसाइटी को एज ए वेब जब आप देख रहे हैं तो बाकी कैसे ये चीजें हो रही है, किनशिप्स कैसे बन रहे हैं, एफिनल किनशिप्स कैसे बन रहे हैं, रिचुअल्स कैसे आ रहे हैं, ये कस्टम्स कैसे बन रहे हैं, सब चीजें हम सोसाइटी को मद्देनजर रखते ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ें, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी हम इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें बैक टू द टाइम लेके जा रहा है जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। असल में मैंने जो आपको पिछले क्लासेस में भी समझाया, एंथ्रोपोलॉजी का वजूद ही एज ए सब्जेक्ट ऐसे हुआ कि हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और उन सवालों को जवाब करते करते हमने इंसान के हर चीज, हर पहलू के बारे में बात करना चाहा। जैसे हम इंसान के रेशियल क्लासिफिकेशन को जानने के लिए इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से सोशल कस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कल्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो वो सवाल थे कि इंसान अलग क्यों है। इंसान अगर ह्यूमो सेपियंस ही है, इंसान अगर होमो सेपियंस ही हर जगह पे पाए जाते हैं, तो इनमें अलग अलग फिजिकल अपीयरेंसेस क्यों है, इनमें अलग अलग कल्चरल कनोटेशंस क्यों है, इनकी सोसाइटी क्यों अलग तरीके से काम करती है, इनके फूड हैबिट्स अलग तरीके से क्यों है, इनके लाइवलीहुड्स अलग क्यों है। तो ये चीजें इंसान को तंग करने लगी। बिकॉज अगर आप देखेंगे किसी बच्चे का अगर बाप नहीं है तो एक समय ऐसा आता है वो जरूर पूछेगा कि मेरा बाप कौन है। इसी तरीके से ये इंसान बहुत समय तक चुप करके बैठा है, वो अपने ही मस्त मगन तरीके से चल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया, रेनेसेंस पीरियड में आप देख सकते हैं, उसने सवाल करने स्टार्ट किए। उस सवाल भी वो खुद से ही कर रहा था कि हम कहां से आए, हम क्यों आए और हम अलग क्यों हैं। अगर कोई अफ्रीका में जाओगे तो वो इतने लंबे कद के हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर के हैं, डार्क इन क्या कहते हैं जो कलर उनका है। अगर यूरोप में जाओगे तो रेडिश कलर है, वाइट फेसेस है, इसी तरीके से उतने मस्कुलर बॉडीज नहीं है। इंडिया में आओगे या चाइना में जाओगे, छोटे कद के इंसान है, उनका जो मंगोलियन फेस है। तो बहुत सारे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें अलग बना रहे हैं।
असल में जो एथनिक कैपेबिलिटीज इंसान की हैं, ये डिपेंड करते हैं कि किस एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज में ये बैठे। लेकिन सवाल ये था कि हम अलग क्यों हैं। तो इसी सवाल को जवाब करने के लिए हमने एंथ्रोपोलॉजी को वजूद में लाया। और एंथ्रोपोलॉजी का बेस ही यही था कि अलग जो डिफरेंसेस हैं, जो सिमिलरिटीज हैं, इनको हम पढ़ें। और इसी दौरान फिर हमने इसको यूरोपियन कंटिनेंट से, यूरोपियन स्टेट से, यूरोपियन कंट्रीज से हमने देखा ये वजूद में आए। अब यूरोपियन जब ये इसको बना रहे थे, इस सब्जेक्ट को वो पुश कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ रहे थे इंसान को, उनका एक लिमिटेशन भी था। लिमिटेशंस ये थी कि उनका मानना था कि उनका जो कल्चर है, उनके जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है, उनके जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं। और बाकी जो लोग हैं जो अराउंड में यूरोपियन कंटिनेंट्स के आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के आते हैं, वो इसके मुकाबले में ठीक नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं यहां पे बैठ के ये समझ रहा हूं कि धूप ही अच्छी है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि रात कैसे होती है, ठंड कैसे होती है, तो मैं हमेशा बोलूंगा नहीं, धूप ही अच्छी है। लेकिन जब मैं ठंड में पूछूंगा और वहां पे कंपैरिजन करूंगा, मैं बोलूंगा यार ठंड मजा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है। बिकॉज मैं अपने आप को या इस धूप को ही एक बार लगा के बोलूं कि दिस इज द। इसी तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन जो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन लोगों का मानना था कि हमारा जो कल्चर है ये ऑलरेडी एक पोजीशन में पहुंच चुका है जहां पे हम वी आर सिविलाइज्ड पीपल, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग अराउंड द वर्ल्ड, दे आर नॉट सिविलाइज्ड व्हाटसोएवर इट इज। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एंथ्रोपोलॉजी का वजूद एक इथनोसेंट्रिक अप्रोच से हुआ। इथनोसेंट्रिक या इथनोसेंट्रिसिज्म जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम इंसान को या इंसान के कल्चर्स को इस हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मेरा ज्यादा अच्छा है, उसका खराब। खराब इन सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल इवोल्यूशनिज्म की हम बात करते हैं। इवोल्यूशनिज्म में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कल्चर को सिविलाइज्ड बनने के लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस कल्चर को पहले हम देख रहे हैं, ये एक बाबरिज्म से होके फिर आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन में चला जाता है। सिवेजरी से लेके बाबरिज्म से लेके सिविलाइजेशन में चला जाता है। तो उनका मानना था कि उन लोगों ने ऑलरेडी बाबरिज्म और क्या कहते हैं इस चीज को खत्म किया है, नाउ दे आर सिविलाइज्ड। लेकिन बाकी लोगों को वो बोल रहे कि ये अभी सिविलाइज्ड पोजीशन में नहीं पहुंच चुके, ये अभी भी उसी सिवेजरी एंड बाबरिज्म में बैठे हुए हैं। तो इस अंदाज से जब हम किसी कल्चर को पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इथनोसेंट्रिसिज्म या इथनोसेंट्रिक अप्रोच। अब इसी के अपोजिट में एक और कंसेप्ट है जिसको हम कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम से जानते हैं। ये जब क्रिटिक किया गया एंथ्रोपोलॉजी के वजूद को, एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट को, तो एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसको हम कल्चरल रिलेटिविज्म बोलते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म का मानना है कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो या कोई भी स्कॉलर हो, हमेशा हमें दूसरे कल्चर को अपने कल्चर के बराबर मानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक कल्चर में यहां रह रहे हैं, जैसे हम कपड़े लगा रहे हैं, व्हाटसोएवर इट इज। दूसरे लोग जंगल में रह रहे हैं, वो लोग कपड़े नहीं पहनते, जैसे हमारे पास क्या कहते हैं ट्राइबल्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कपड़े लगा रहा हूं, जीन्स पहन रहा हूं, टी शर्ट्स पहन रहा हूं, मैं सुपीरियर हूं और वो इंफीरियर है। असल में मेरा जो कल्चर है, मेरा जो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है, वो इसी हिसाब से हुआ है। उन लोगों का जो कल्चर है वो उसी हिसाब से हुआ है। सो उनके लिए उनका कल्चर बराबर उतना ही इक्विवेलेंट है जितना हमारा हमारे लिए। सो जब भी हम किसी कल्चर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स दैट the culture the people are belonging to, we should respect that. जो जिस हिसाब से वो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से अच्छा है। लीव द स्टोरी बैक, हम बात कर रहे हैं असल में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी।
और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बहुत सारे सवालों को जवाब ढूंढ पाए। इस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने बहुत सारे सवालों को जवाब ढूंढने में हमें मदद दी। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस में रखते हैं। प्रीहिस्ट्री जो मैंने बोला वो समय है जिस समय में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, और यही वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ पास्ट है जिसने इंसान को होमो सेपियंस बनाया। और ये वाला सेगमेंट हमें उन सवालों को जवाब ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मकसद ये है कि हम इस पोर्शन को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ें। तो हमने, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने देखा हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से चीजों को पास्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी, जिसमें हमने क्या कहते हैं चीजों को अलग अलग डिवाइड किया था। वी डिवाइडेड द पास्ट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। हमारे पास इयॉन्स थे, हमारे पास इराज थे, हमारे पास इपोक्स थे, हमारे पास पीरियड्स थे। ये सारी चीजें हमने अलग अलग डिवाइड की। अब इसमें मैंने आप लोगों को बोला कि एक समय ऐसा था, ऑलमोस्ट 98.5% ऑफ द समय वो प्रीकैम्ब्रियन में चला जाता है। और प्रीकैम्ब्रियन हमारा वो समय है जिसमें ऑलमोस्ट 4100 मिलियन ईयर्स आ जाते हैं, या 4.1 बिलियन ईयर्स आते हैं। ये हमारे प्रीकैम्ब्रियन में चले जाते हैं। उसके बाद एक समय स्टार्ट हुआ जिसको हम पेलियोजोइक बोलते हैं। फिर हमने समय देखा जिसको हम मीजोजोइक बोलते हैं। फिर हमने एक समय देखा एराज में, जिसमें हम सिनोजोइक बोलते हैं। सिनोजोइक में हमने देखा कि हमारे जो क्या कहते हैं 3 एस्पेक्ट्स हैं। हमने 2 चीजों में बेसिकली सिनोजोइक को डिवाइड किया, टर्शियरी और क्वाटरनरी। वहां पे हमने देखा कि ये वो समय है जिसमें इंसानों का बहुत ज्यादा रोल, बिकॉज इससे पहले हमने देखा कि प्राइमेट्स थे, उससे पहले एम्फीबियंस, फिर मैमल्स, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हमने देखी। टर्शियरी पीरियड से हमारे जो मैमल्स थे वो डाइवर्सिफाई होते गए, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, कन्वर्ट किया, म्यूटेट किया, म्यूटेशन हुई, इवॉल्व किया डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज में। अब ये स्पीशीज जो है, इसमें एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स बना जिनको हम होमोस मानते हैं, या जिसको हम प्राइमेट्स के नाम से पहले जानेंगे। प्राइमेट्स में हमने देखा कि ये वो एक ग्रुप है जो इंसानों के साथ बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। अब ये जो क्वाटरनरी पीरियड है या टर्शियरी पीरियड है, इसमें हमारे पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं। जब रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है बट हम यहां से एवोल्यूशन देख रहे हैं, हमें किसी भी सूरत में कोई ना कोई एविडेंस चाहिए। तो ये सारी चीजें फुलफिल करने के लिए हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का रोल लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बस फॉसिल्स को ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको एनालाइज करके फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से हम एक्सकेवेट करते हैं, हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सारी चीजें कर करके आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इतने फॉसिल्स मिले। उन फॉसिल्स को एक ऐसी चेन में लाया गया जहां पे हम अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं या कर चुके हैं कि किस हिसाब से इंसान का इवोल्यूशन हुआ। और यही इवोल्यूशन आज हमें समझा रहा है कि रेशियल क्लासिफिकेशन या जो रेसेस अलग अलग है क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल के बारे में सुना होगा, जैसे आपने मल्टी रीजनल मॉडल के बारे में सुना होगा, जो हमें सपोर्ट करते हैं कि यस, जो होमो इरेक्टस था या होमो हैबिलिस था, किस हिसाब से अफ्रीका में हो या आउट ऑफ अफ्रीका हो या मल्टी रीजनल में हो, जो भी हम वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पढ़ेंगे, किस हिसाब से उसने अपने अपने एरियाज में अपने अपने एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के साथ, एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अपने आप को अडैप्ट किया।
और उन्हीं एडाप्टेशंस की वजह से हमारे जो फिजिकल अपीयरेंसेस है वो डिफरेंट है, बिकॉज जीन्स अलग तरीके से म्यूटेट होते गए, जीन्स अलग तरीके से इवॉल्व होते गए, जिसकी वजह से आज हम प्रॉपरली एक एक विजिबल डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं फिजिकल अपीयरेंसेस में। ये चीजें हमने असल में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की मदद से ही आना की। सो हम इतना देख चुके कि जब हम सिनोजोइक में, फिर हम पीलियोसीन, प्लिस्टोसीन वगैरह उस समय में पहुंचे, ये वो समय बना जिसमें अब क्या कहते हैं हम, एक कंप्लीट ट्रांजिशन हुआ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस का। पिछली बार मैंने समझाया कि ग्लेशिएशंस हुई, ग्लेशिएशंस के दौरान पूरा जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट था ह्यूमंस इन एनिमल्स के ऊपर, उसने एक पूरी काया पलट दी। ग्लेशिएशंस आ गए और इसमें बस वो एनिमल्स बचे जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव कर पाए, जो अपने आप को फिट कर पाए इस एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ। अब एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ इंसान के जो बाकी लाइवलीहुड कंडीशंस थे वो भी अडॉप्ट होते गए। हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि कंटिनेंट्स शिफ्ट होते गए, आइस एज बनती गई, कंटिनेंटल शिफ्ट्स होते गए, अलग अलग जो स्पीशीज थे वो अलग अलग कंटिनेंट्स में चले गए। जब अलग अलग कंटिनेंट्स में चले गए तो वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप को एब्जॉर्ब किया, अपने आप को अडॉप्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब हम प्रोसिमियंस या प्राइमेट्स की बात करते हो, हम सर्कोपिथेकॉइड और सिबिड्स के बारे में बात करते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज के बारे में बात करते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज वहीं जो अफ्रीका राउंड के उस एरिया में थे, एशियाज वगैरह उसमें थे, वो वहीं पे रह गए और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कुछ लोग न्यू वर्ल्ड में चले गए, वो लोग अलग चले गए, नॉर्थ अमेरिका वगैरह उस एरिया में चले गए। तो उन लोगों ने उस एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट करके अपने हिसाब से अपने आप को बना दिया। That's why we divide them into old world and new world monkeys. तो उसके बाद जो ओल्ड वर्ल्ड monkeys है, इन्होंने अपने आप को और अडॉप्ट करते हुए एप्स में कन्वर्ट हुए। एप्स में कुछ इनके जो एंसेस्टर्स हैं, कुछ एप्स बनते गए। फिर एप्स में भी हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो बड़े एप्स हैं उनको हमने अलग, पोंगिड्स उनको हमने अलग रखा। उसके बाद हमने जो छोटे लेसर एप्स हैं उनको हमने अलग रखा। इसी तरह हाइलोपेट्स जिनको हम बोलते हैं उनको हमने अलग रखा। फिर पोंगिड्स में हमने आगे जाके देखा कि यार यहां से ही हमें होमोज का कुछ इवॉल्व होता गया, और यही होमोज फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान बनते गए। ठीक है ना? सो असल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ओलिगोसीन इपोक से लेके क्या कहते हैं मियोसीन इपोक, प्लियोसीन इपोक या प्लेस्टोसीन इपोक तक इंसान बन चुके थे। प्लेस्टोसीन तक ह्यूमंस का ऑलमोस्ट इवोल्यूशन हो चुका था, और प्लेस्टोसीन से जब हम अब इपोक ऑफ ह्यूमंस भी इसको मानते हैं, प्लेस्टोसीन इज आल्सो नोन एज द इपोक ऑफ ह्यूमंस। अब इस प्लेस्टोसीन से आगे चलते चलते हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन सेट्स बने कि ये इंसान अब अपने आप को और इवॉल्व करना चाह रहा था, और इवॉल्व करते करते इसने कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की, इसने कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट की, इसने कुछ ऐसे अपने सर्वाइवल के लिए चीजें बनाई जो हम आज भी देख पा रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दोज आर्टिफैक्ट्स, उन्हीं चीजों को देख देख के, उन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करते करते, जैसे इसने कहीं पे आर्ट बनाया होगा, इसने कहीं पे कोई टूल बनाया होगा, इसने कहीं पे कोई सेटलमेंट बनाई होगी, इसने कहीं पे कोई चीज बनाई होगी। अब जो कि इंसान या ये ह्यूमन या ये होमोस बने होते हैं फ्लश और बोन से, तो समय बहुत सारा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब जो बच जाता है वो है कुछ चीजें, और अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक चुनौती थी कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दोज थिंग्स दैट आर अवेलेबल सारा पास्ट रिकंस्ट्रक्ट करें, सारा पास्ट नए से पेश करके लाएं कि कैसे हुआ है। अब हमने देखा हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स हमने इंसान के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो इंसान के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते करते हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस सामने आ गए, बिकॉज हमने एक्सकैवेशंस की, वहां से फॉसिल्स भी मिले,
हमने एक्सकेवेशंस की, वहां से आर्टिफैक्ट्स भी मिले, इकोफैक्ट्स भी मिले, असेंबलीज भी मिले, इंडस्ट्रीज भी मिली, बहुत सारी चीजें मिली जो कि बची हुई थी। और इंपॉर्टेंट चीजें जो इनमें थी वो थे टूल्स। और टूल्स में इंसान का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज इंसान इसीलिए है बिकॉज इसका जो माइंड है वो कॉम्प्लेक्स था रादर देन द अदर एनिमल्स। ये अपने आप को एक अलग तस्वीर लेके आया, एक अलग तस्वुरात के साथ लेके आया, बिकॉज इसके पास जो कॉम्प्लेक्स माइंडसेट था वो पूरा का पूरा डिफरेंट था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। अब बाकी प्राइमेट्स हो, बाकी जो भी एनिमल्स हो, उनका इतना दिमाग नहीं चल रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज भी देखेंगे कभी कभार बंदर लाठी लेके चींटियों को खाता है, ऐसे उसके होल में डाल के चींटियों को खाता है। या आपने देखा होगा जो हमारे गिबॉन्स होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं ओरेंगटन्स होते हैं, वो किसी नट को तोड़ने के लिए एक स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं टूल टेक्नोलॉजी या जो ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स जो इस्तेमाल कर रहे थे, हाँ उन एनिमल्स में थोड़ी बहुत है, लेकिन इंसान ने उसी चीज को बहुत आगे तक लेके गए। इसमें रोल था इसकी लैंग्वेज का, इसमें रोल था इसके इरेक्ट पोजीशन का, इसमें रोल था इसके कॉम्प्लेक्स माइंड का। तो तीनों चीज जैसे लैंग्वेज हो, इरेक्ट पोजीशन हो, हैंड्स हो, ये सारी चीजें इसको फायदे पहुंचा रही थी टू कंस्ट्रक्ट आर्टिफैक्ट्स। बाकी एनिमल्स के पास ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो इस दौरान चूंकि इंसान इवॉल्व हो रहा था फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, एट द एंड हम देख पा रहे हैं कि इंसान कन्वर्ट हो गया किसमें? इंसान कन्वर्ट हो गया हमारा क्या कहते हैं होमो सेपियंस में। अब होमो सेपियंस इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज ये वो होमो है जो इंटेलिजेंट है। सेपियंस मीन्स चालाक, इंटेलिजेंट। बिकॉज अब इसने अपने आप को इतना अडॉप्ट किया था, इतना अपने आप को कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में लेके आया, ही वॉज एबल टू हैंडल एवरी सिचुएशन। अब ये इंसान इतना तरक्की कर रहा था और कर भी रहा है जितना कि पिछले 4 मिलियन साल में नहीं हुआ था। अब ये बहुत कम समय में ज्यादा एडवांसमेंट लेके आए। तो ये चीजों को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके अतीत को पहले समझना है, और अतीत में हम अब इस इंसान की जितने भी चीजें मिली है वो चीजें बनाई कैसे गई, वो चीजें ये बना क्यों रहा था, और वो चीजें इसने बनाई कैसे, ये सारी चीजें पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी आर्टिफैक्ट्स इंसान के पीछे बनाए हुए हैं उनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी लगी है, कौन से स्टोन्स इस्तेमाल हुए हैं, किस जगह पे बनाए थे, और उनकी क्या यूजेज थे, ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंसान के अतीत के बहुत सारे फॉसिल्स मिले। चलो जितने भी फॉसिल्स हम ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स से ही गिनेंगे। हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स हैं, हमारे पास होमो हैबिलिस है, हमारे पास होमो इरेक्टस है, हमारे पास होमो निएंडरथैलेंसिस है, हमारे पास होमो फ्लोरेंसिस है, हमारे पास आर्किक होमो सेपियंस है, हमारे पास निएंडरथैलेंसिस है, हमारे पास क्रो-मैग्नान्स है। बहुत सारे फॉसिल्स पेश आए और वो फॉसिल्स को हम अब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एनालाइज करके सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं फॉसिल्स के साथ साथ हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिले। आर्टिफैक्ट बोलते हैं वो चीज को जो इंसान ने बनाए हो या इनके ऊपर कुछ इंसानी हाथ से कुछ काम किया गया होगा। दूसरा होता है इकोफैक्ट। ये वो चीजें होती हैं जो आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन ये नेचुरली ऐसे ही बने होते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे देखेंगे एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर से आप बादाम को तोड़ रहे हैं, आप किसी नट को तोड़ रहे हैं, तो वो जो आप हाथ में ले रहे हो, हाँ ये इको फैक्ट है। लेकिन अगर इसी चीज को अब आप प्रॉपर डिजाइन करके, प्रॉपर एक शेप में लाके उसके बाद इस्तेमाल करोगे, वी कॉल इट एज एन आर्टिफैक्ट। इसको हम आर्टिफैक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये आर्टिफैक्ट जो है बहुत सारे किस्म के हैं। हमारे पास मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि सामने हम देखेंगे आपके। ये देखिए, जैसे हमारे पास फ्लेक टूल्स हैं, हमारे पास स्कोर टूल्स हैं, हमारे पास हैंड एक्सेस हैं, हमारे पास स्क्रैपर्स हैं, हमारे पास ब्रिंग्स हैं, हमारे पास ब्लेड्स हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल हो रही है या थी। अब क्योंकि बहुत सारे टूल्स इंसान के निकले, तो सीजे थॉमसन को यह काम दिया गया कि आप इनको डिवाइड कीजिए। तो सीजे थॉमसन ने पूरी प्रीहिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स डिवाइड किया 3 हिस्सों। एक जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं, दूसरा जिसको हम ब्रोंज एज बोलते हैं, और तीसरा जिसको हम आयरन एज बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे 3 हिस्से किए गए प्रीहिस्ट्री के, बिकॉज इसका मानना था कि ये वो पोर्शन है जिसमें कोई लिटरेचर नहीं है। तो इन कल्चर्स को हम, इन एजेस को, इन टाइम्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स ही डिवाइड करेंगे। तो उसने स्टोन एज में वो वाले आर्टिफैक्ट्स, इसने देखा कि जो आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल हो रहे थे, ये सबसे पहले स्टोन्स के आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करते थे। So on the basis of stones, he divided it into a separate segment called Stone Age. दूसरा, अब लोगों में चेंज आए, इनके लाइवलीहुड्स में फर्क आया। इन्होंने अब स्टोन टूल्स को छोड़ के मेटेलिक टूल्स में इस्तेमाल किए, और सबसे पहले इन्होंने ब्रोंज टूल्स इस्तेमाल किए। उसके बाद फिर इन्होंने और एडवांस पोजीशन में आयरन एजेस इस्तेमाल किए, और फिर इसने प्रीहिस्ट्री के बाद प्रोटोहिस्ट्री आया, प्रोटोहिस्ट्री के बाद हिस्ट्री आया। दैट मींस यही टूल्स फिर आगे चल के इस्तेमाल होते गए। सो हम अब ये जान चुके हैं कि पास्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारे पास एक हिस्सा आता है जिसको हम स्टोन एज या पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक या लिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम दूसरा, जिसको हम ब्रोंज एज बोलते हैं, तीसरा जिसको हम आयरन एज या चारकोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल के लिए हम ओनली एंड ओनली स्टोन एज के बारे में बात करेंगे, लिथिक एज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज उसके बाद एक और डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट आए जिसका नाम वोर्से थे। उसने स्टोन एज को भी फर्दर डिवाइड किया, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा समय था, बहुत बड़ा समय था। तो इसको लगा कि नहीं, एक ही सेगमेंट में हम इसको रखने से जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो वी हैव टू डिवाइड द एंटायर असेंबलेज ऑफ दीज टूल्स इनटू डिफरेंट सब कैटेगरीज। तो इन्होंने कोशिश की कि 3 हिस्सों में हमने प्रीहिस्टोरिक हिस्से में भी स्टोन एज जो है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जिसको हम पेलियोलिथिक बोलते हैं, दूसरा जिसको हम मेसोलिथिक बोलते हैं, और तीसरा जिसको हम नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। तीनों एजेस मिलके लिथिक एज यानी स्टोन एज बनाते हैं। उसके बाद फिर ब्रोंज एज स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर आयरन एज स्टार्ट होती है। और अगर हम प्रीहिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय इसी लिथिक एज में इंसान ने गुजारा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए इसने अपने आप को अराउंड स्टोन्स ही पाया। उसके बाद लेटर स्टेजेस में इसने अपने आप को इतना एडवांस पोजीशन में लाया था कि ये अब मिनरल या व्हाट वी कॉल एज आयरन कोर्स के साथ खेलने लगा। तो जब हम लिथिक टूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम इन टूल्स को क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स, ये हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास 3 किस्म के टूल्स होते हैं। या तो ये कोर टूल होगा, या तो ये फ्लेक टूल होगा, और या तो ये ब्लेड टूल होगा। अब हमें समझना है कि ये तीनों चीजें हैं क्या। ये कोर टूल किसको कहते हैं, ये फ्लेक टूल किसको कहते हैं, और ये ब्लेड टूल किसको कहते हैं। असल में कोर टूल जो होता है, अगर आपके पास एक पेबल है, एक मोटा सा स्टोन है, ठीक है ना, इतना बड़ा, तो ये पूरा का पूरा आपको टूल बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये माउस देख रहे हैं, और इस माउस में आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा स्टोन है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए कोर टूल। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको नीचे से ऐसे ऐसे काट काट के, ऐसे ऐसे काट काट के इसको नीचे से थोड़ा शार्प बनाऊंगा, तो इसको हम चॉपर या चॉपिंग टूल के नाम से जानते हैं। मगर है ये एक कोर टूल। दैट मीन्स मैंने जो पत्थर उठाया था, उसी पत्थर को मैं थोड़ी थोड़ी तराश के जो चीज बना रहा हूं, इसको मैं कोर टूल बोलता हूं। अब इसी कोर टूल के 2 हिस्से होते हैं, या तो ये सिंगल एज्ड होता है, या तो ये बाइफेशियल होता है। सिंगल एज्ड मीन्स या तो मैं इसको एक ही साइड से तोड़ूंगा, तो जब ये एक ही साइड से टूट गया तो दूसरे साइड से ये बराबर अपनी नेचुरल पोजीशन में रहेगा। इसको मैं सिंगल एज्ड बोलूंगा, ठीक है ना, एक ही एज से ये बना है। अब दूसरा होता है बाइफेशियल। बाइफेशियल में मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से भी काटूंगा और यहां से भी काटूंगा, जिससे ये 2 साइड से शार्प हो जाएगा, जिसको हम चॉपिंग टूल के नाम से भी जानते हैं। और जो सिंगल एज्ड होते हैं उसको हम चॉपर के नाम से जानते हैं। तो ये तो बहुत ही क्रूड टूल टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, जहां पे अभी इंसान ने थोड़े बहुत सीखा है कि कैसे मैं इन टूल्स को चेंज करूं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रूड टूल टेक्नोलॉजी। बहुत ही पुराना टूल टेक्नोलॉजी में आ जाता है। और इसी में अगर आप देखेंगे, जो बाइफेशियल होता है उसको मैं यहां से भी तराशूंगा, यहां से भी तराशूंगा, जिससे मेरे पास जो सरफेसेस हैं वो ज्यादा स्मूथ रहेंगे। इसी को हम चॉपिंग टूल के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हुआ कोर टूल। दूसरा होता है फ्लेक टूल। फ्लेक हम कहते हैं कि जब मैं एक कोर से बहुत बड़ा हिस्सा उठा लूं, इसका एक मेजर चंक उठा लूं, उस चंक से मैं फिर टूल बना। जो हिस्सा, जो फ्लेक मैंने इससे उठाया, अब कोर को मैं अलग रख के इस हिस्से से मैं टूल बना रहा हूं। इसी को हम फ्लेक टूल के नाम से जानते हैं। और ये फ्लेकिंग बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है, जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लेड टूल। ब्लेड टूल भी फ्लेक से ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक कोर को पहले तराशा जाता है, या इसको प्रेशर फ्लेकिंग से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही लंबा और बहुत ही पतला होता है ये ब्लेड टूल। जैसे हमारे पास रेजर ब्लेड्स आजकल होते हैं, वो ऐसे होते हैं। इसी तरीके से इसको भी बनाया जाता है, जैसे हमारे पास जो नाइफ्स होती हैं उसी एंगल से, उसी तरीके से ये बनाए जाते हैं। सो हमारे पास 3 मेजर तरीके हैं, 3 मेजर आर्टिफैक्ट्स हैं। एक जिसको हम कोर टूल्स बोलते हैं, दूसरा जिसको हम फ्लेक टूल्स बोलते हैं, और तीसरा जिसको हम ब्लेड टूल्स के नाम से जानते हैं। ये हमें याद रखना है। अब ये कोर टूल है, ये फ्लेक टूल है, ये ब्लेड टूल है। इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस होनी चाहिए। और वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ट्रेडिशन ऑफ कैसे कर, बना कैसे रहे, और कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये हमने समझना है। तो स्टोन टूल्स ट्रेडिशंस को जब हम डिवाइड करते हैं, तो 4 मेजर ट्रेडिशंस में डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशन मींस इस ट्रेडिशन में हमारे पास ये टूल्स बनाए जाते थे, इसमें ये बनाए जाते थे, इसमें ये बनाए जाते थे, और कहां पे कौन से लोग किसको कैसे इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4 मेजर ट्रेडिशंस में हम पूरे स्टोन टूल्स को डिवाइड करते हैं। एक
जिसको हम ब्लेड टूल ट्रेडिशन बोलते हैं। या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चॉपर चॉपिंग टूल ट्रेडिशन, जो अभी मैंने आप लोगों को कोर टूल्स के बारे में बोला। दूसरा वी हैव हैंड एक्स ट्रेडिशन, तीसरा वी हैव फ्लेक टूल ट्रेडिशन, एंड चौथा वी हैव ब्लेड टूल ट्रेडिशन। दैट मींस 4 मेजर टूल ट्रेडिशंस हमारे पास अवेलेबल है। एक जिसको हम चॉपर एंड चॉपिंग टूल ट्रेडिशन बोलते हैं, दूसरा हैंड एक्स ट्रेडिशन बोलते हैं, तीसरा ब्लेड टूल ट्रेडिशन बोलते हैं, चौथा जिसको हम फ्लेक टूल ट्रेडिशन बोलते हैं। तो ये चारों टूल्स हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम अब अलग अलग हिस्सों में बात करते हैं, जिसमें हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में बात कर रहे थे, वो सारी चीजें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट द आर्टिफैक्ट्स, कि इसने ये आर्टिफैक्ट्स पेलियोलिथिक में इस्तेमाल किए, ये आर्टिफैक्ट्स मेसोलिथिक में इस्तेमाल किए, ये आर्टिफैक्ट्स नियोलिथिक में इस्तेमाल किए गए। लेकिन मैंने फिर से बोला कि देयर इज अ डिफरेंट टूल टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड, दैट वाज बीइंग यूज्ड, जो ये इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग अगर चॉपर बनाना है प्रॉपर तरीके से, फॉर एग्जांपल हमें चॉपर बनाना है, चॉपर बनाने के लिए इसके पास एक स्टून होनी चाहिए, और एक स्टून होके फिर इसके पास क्या कहते हैं, एक एनविल होना चाहिए, या कोई और स्टून भी होनी चाहिए जिससे ये इसको बनाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोस थिंग्स हम डिवाइड करते हैं कि इसने ये टूल टेक्नोलॉजी जो है, टाइपोलॉजी तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम ओनली एंड ओनली टूल टेक्नोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं, तो ये कैसे ये टूल टेक्नोलॉजी बना रहा था इसके बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिलहाल मैंने जो आपको ट्रेडिशन समझाए, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, चॉपर चॉपिंग ट्रेडिशन आता है, या कोर टूल ट्रेडिशन आता है, उसके बाद फ्लेक टूल्स आते हैं, उसके पास ब्लेड टूल्स आते हैं, या बोन टूल्स आते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे पास है, इनको हमने अलग अलग कल्चर्स के साथ एसोसिएट किया। पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊं कि बिकॉज पेलियोलिथिक हो, मेसोलिथिक हो, नियोलिथिक हो, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इन आर्टिफैक्ट्स में भी अंदर से कुछ और चेंजेस देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेलियोलिथिक में जो पहले इनिशियल पेलियोलिथिक में देखे कुछ टूल्स जो कोर टूल्स थे, उनमें और लेटेस्ट स्टेज ऑफ द पेलियोलिथिक के टूल्स में बहुत फर्क था। तो हम क्या कर रहे हैं, अब पेलियोलिथिक को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। याद रखिए, हमने प्रॉपर प्रीहिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारे पास स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज है, फिलहाल के लिए क्लियर है। फिर हमने आयरन एज और ब्रोंज एज को तो फिलहाल आप साइड में रख दीजिए। स्टोन एज को ही हमने 3 मेजर स्टोन एजेस में डिवाइड किया। वी हैव पेलियोलिथिक, वी हैव मेसोलिथिक एंड वी हैव नियोलिथिक। तो ये 3 चीजें हमारी 3 अलग अलग स्पेसेस हैं जो हम ओनली एंड ओनली स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस स्टोन एज में जो पेलियोलिथिक है, ये एक बहुत बड़ा समय है, और इस समय को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इनटू 3 मेजर चंक्स। 1 लोअर पैलियोलिथिक, इनिशियल स्टेज ऑफ द पैलियोलिथिक, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरा अपर पैलियोलिथिक। सो पैलियोलिथिक को हम फर्दर 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। बिकॉज इसलिए हमने इनको अलग अलग हिस्सा किया। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इनकी जो टूल टेक्नोलॉजीज थी वो डिफरेंट थी। जो लोअर पैलियोलिथिक में टूल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा था वो डिफरेंट था, जो मिडिल पैलियोलिथिक में इस्तेमाल हो रहा था वो डिफरेंट था, जो अपर पैलियोलिथिक में इस्तेमाल हो रहा था वो डिफरेंट था। ठीक है ना? सो ये हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल क्या करने के लिए, टू अंडरस्टैंड कैसे हम ये चीजें कर रहे हैं। मैं कुछ नाम लूंगा यहां पे। हमारे पास टूल्स के बहुत सारे नाम हैं। एक टूल जिसको हम चॉपर बोलते हैं, अभी जो मैंने समझाया, दूसरा चॉपिंग टूल, दूसरा क्लीवर्स, तीसरा डिस्क। ये हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक में देखने को मिले, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोर टूल से बने हुए थे। उसके बाद हम आगे जाके स्क्रैपर्स के बारे में बात करेंगे, मोस्टेरियन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ब्लेड्स के बारे में बात करेंगे। ये हमने थोड़े बहुत मिडिल पैलियोलिथिक में देखे। इसी तरीके से फिर लास्ट में ब्लेड्स देखने को मिली, पॉइंट्स देखने को मिली, बून टूल्स देखने को मिली। ये हमने अपर पैलियोलिथिक में देखी।
इसी तरीके से मेसोलिथिक में हमने पूरा का पूरा माइक्रोलिथ्स देखा। देखो टर्म यहाँ पे माइक्रोलिथ जो इस्तेमाल हो रही है, ये असल में लिथ दो किस्म के टूल्स हो सकते हैं, या तो ये मैक्रोलिथ होगा या तो ये माइक्रोलिथ होगा। मैक्रोलिथ मींस बड़ा वाला स्टोन टूल, 2-4 सेंटीमीटर से बड़ा, 5 सेंटीमीटर से बड़ा, उसको हम मैक्रोलिथ बोलते हैं। और माइक्रोलिथ होता है छोटा, इनसाइड द साइज ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर्स। इससे नीचे नीचे जितने भी टूल्स बने थे वो क्या होते थे, उनको हम माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमने देखा माइक्रोलिथ्स मेसोलिथिक में इस्तेमाल हो रहे हैं और मैक्रोलिथ्स पैलेलिथिक में इस्तेमाल हो रहे थे। ये जो पेबल टूल्स थे, ये जो टूल्स थे, ये जो चाहे हम लोअर पैलेलिथिक की बात करें, मिडिल पैलेलिथिक की बात करें या हम अपर पैलेलिथिक की बात करें, सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे, अलग अलग टेक्निक्स से बनाए जाते थे। तो पहला जो हमारे पास लोअर पैलेलिथिक में इस्तेमाल होता था, जो कि चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स थे, वो चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स जो बने थे वो एक टेक्निक इस्तेमाल होती थी जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक से बनाए जाते थे। ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक असल में आप ऐसे समझ लीजिए, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक हमें समझा रहा है कि क्या एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं दूसरा ब्लॉक रखता हूं और उसको मार रहा हूं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चीज है, लेट्स कीप दिस इज माय स्टोन, जिससे मैं इसको मार रहा हूं, ठीक है ना, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे 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 करने से क्या होगा, मैं इसको तोड़ रहा हूं। तो नॉर्मल एक क्रूड टेक्नोलॉजी है, जैसे हम नॉर्मली नेल्स लगाते हैं घर में, इसी तरीके से हम ये एक से दूसरे को स्ट्राइक करके उससे जो फ्लेक्स है मैं उठा रहा था, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। या अगर आप और ज्यादा इस चीज को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, टूल मेकिंग टेक्निक्स हमारे 3 किस्म के होते हैं। ये आप ब्लॉक एंड ब्लॉक पहले ऐसे रख दीजिए, मैं आपको एक ओवरऑल बेस क्रिएट करके देता हूं। टूल मेकिंग टेक्निक्स हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज में रखे जाते हैं। एक जिसको हम प्रिकर्शन टेक्निक कहते हैं, दूसरा प्रेशर टेक्निक कहते हैं, और तीसरा ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग कहते हैं। या तो आप प्रिकर्शन इस्तेमाल करेंगे, या तो आप प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, या तो आप ग्राइंड एंड पॉलिश करेंगे। सो फिलहाल के लिए हमारे पास 3 मेजर टूल टेक्नोलॉजीज है। एक प्रिकर्शन, दूसरा प्रेशर, तीसरा जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। ये हमारे पास 3 मेजर क्या कहते हैं टेक्निक्स है। अब प्रिकर्शन में क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रिकर्शन होता है। तो प्रिकर्शन को हमने फर्दर 2 चीजों में डिवाइड किया, ईदर इट्स अ डायरेक्ट प्रिकर्शन और इट्स एन इनडायरेक्ट प्रिकर्शन। या तो आप डायरेक्टली किसी को स्ट्राइक करेंगे या तो इनडायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे। अगर आप डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये हुआ डायरेक्ट प्रिकर्शन। अगर आप इनडायरेक्टली प्रिकर्शन कर रहे हैं तो दैट मींस आप कुछ और चीज बना रहे हैं, यू आर यूजिंग समथिंग इन बिटवीन। जैसे फॉर एग्जांपल हम चिजल को इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो कारपेंटर्स होते हैं, दे आर यूजिंग दैट चिजल एज अ सोर्स, जिससे हम क्या करते हैं, उस लकड़ी से वो किसी चीज को उठा रहे हैं। दैट मींस आई एम यूजिंग समथिंग इन बिटवीन, जिससे मैं चीजों को उठा रहा हूं। अब डायरेक्ट प्रिकर्शन टेक्निक में हमारे पास क्या होता है, एक जिसको हम बाइपोलर बोलते हैं, दूसरा जिसको हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक बोलते हैं या एनविल टेक्निक भी बोलते हैं, तीसरा जिसको हम स्टोन हैमर के नाम से जानते हैं, और चौथा जिसको हम सिलेंडर हैमर या हॉलो हैमर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। सो जब हम बाइपोलर के नाम से जानते हैं, बाइपोलर में क्या करते हैं, बाइपोलर में फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एनविल, दिस इज अ स्टोन ऑलरेडी देयर, अब मैं इसके ऊपर एक कोर को रख रहा हूं एंड देन आई एम यूजिंग सम स्ट्राइक, दैट मींस 3 थिंग्स आर बीइंग यूज्ड, 3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। एक एनविल जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, दूसरा जिसको आप स्ट्राइक कर रहे हैं, और तीसरा जिस चीज से आप स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बाइपोलर टेक्निक। इसको नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बाइपोलर टेक्निक्स। और दूसरा होता है हमारे पास ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक।
ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक में अब क्या होता है, हम जो ये इस टाइम जो हैमरिंग स्टोन इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक में क्या करता हूं, ये एक एनवेल है, ठीक है ना, ये एनवेल है और ये कोर टूल है। कोर टूल मींस ये वो टूल है जिससे मुझे टूल बनाना है। लेट्स कीप दिस इज द टूल, इससे मुझे एक टूल बनाना है। इस टूल को ही मैं डायरेक्टली एनवेल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा हूं। अगर मैं डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा हूं, दैट मींस दिस इज ए टेक्निक व्हाट वी कॉल्ड एज ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। मैं ब्लॉक से ही ब्लॉक को स्ट्राइक कर रहा हूं, इस एनवेल को ही मैं स्ट्राइक कर रहा हूं, जिससे मुझे इससे थोड़ी थोड़ी चीजें उठती जाएंगी। दैट्स व्हाट वी कॉल एज ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। ये है हमारा दूसरा। तीसरा है हमारे पास स्टोन हैमर और डायरेक्ट प्रिकर्शन टेक्निक। डायरेक्ट प्रिकर्शन में हम क्या करते हैं, हम स्टोन हैमर को इस्तेमाल करके हैंड एक्सेस को डायरेक्टली ऐसे ना स्टोन, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैमर है, मैं एक कोर टूल है और अब मैं इसको ऐसे ये हाथ में पकड़ के, ये मेरे पास स्टोन हैमर है, ये मेरे पास कोर टूल है, मैं इसको ऐसे टक्कर मार रहा हूं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्टोन हैमर और डायरेक्ट प्रिकर्शन टेक्निक। कोई एनवेल की जरूरत नहीं है, जस्ट कोर टूल को हाथ में ले रहे हैं और उसके बाद आप इसको टक्कर मार रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग दोस फ्लेक्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द स्टोन हैमर टेक्निक। तीसरा, द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सिलेंडर हैमर और हॉलो हैमर टेक्निक। ये सिलेंडर हैमर हो या हॉलो हैमर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पे जब हम स्टोन हैमर से टक्कर मारते हैं, स्टोन हैमर से टक्कर मारने से ज्यादा बड़े फ्लेक्स उठ सकते हैं, बिकॉज जो जिस चीज से मैं मार रहा हूं वो बहुत बड़ा है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो भी एक मतलब एक पोजीशन रखता है इससे फ्लेक्स उठाने के लिए, बिकॉज इसका स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ सेम है ऑलमोस्ट, तो ये बड़े चंक्स उठा सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए छोटे चंक्स उठने चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि कभी कभार अगर मुझे इतना कोर टूल चाहिए, जब मैं स्टोन हैमर से मारता हूं तो कोर टूल इतना ही रह जाता है, बड़ा सा चंक उठ जाता है, बड़ा सा फ्लेक उठ जाता है। to reduce the pressure, to reduce the strength, हम कभी कभार स्टोन टूल को छोड़ के we now use something called cylinder hammer और something called hollow hammer। इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम एंटिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम क्या कहते हैं वुड का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम किसी नॉर्मल स्टोन जो कि बहुत ही नरम हो, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे यहाँ पे एंटिलर का इस्तेमाल होता है, जो हमारे डियर एंटिलर्स होते हैं, उससे उसका इस्तेमाल होता है चीजों को उठाने के लिए। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज सिलेंडर हैमर और हॉलो हैमर टेक्निक। ये टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी, मोस्ट ऑफ दीज टेक्निक्स वर यूटिलाइज्ड इन लोअर पैलेयोलिथिक, और इसी लोअर पैलेयोलिथिक में ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी इस्तेमाल होता था, स्टोन हैमर टेक्निक्स भी इस्तेमाल होते थे, या डायरेक्ट प्रिकर्शन टेक्निक्स भी इस्तेमाल होते थे, या सिलेंडर हैमर टेक्निक्स भी इस्तेमाल होते थे। उसके बाद हमारे पास दूसरा, जो कि मिडिल पैलेयोलिथिक में आप देखेंगे, लेकिन मिडिल पैलेयोलिथिक में हो या इससे अलावा बाकी एरियाज में भी they were using another kind of technique, that's what we call as indirect precursion technique। indirect precursion technique में क्या होता था, इसमें भी कोर टूल के ऊपर काम किया जाता था, लेकिन there was something used in between। किसी पंचर को इस्तेमाल होता था, किसी चिजल को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये एक कोर टूल है, या मैं मानता हूं ये एक कोर टूल है, दिस इज समथिंग व्हिच आई यूज इन बिटवीन। मैं इसको हाथ में पकड़ के इस टूल के ऊपर काम कर रहा हूं, इसको टक्कर मार के वो उस चीजों को उठा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में नेल है, कील है, और इस कील को मैं एक हैमर से लगा रहा हूं। सो यूज दैट माइंडसेट कि मैं कील के बदले एक पंचर को इस्तेमाल कर रहा हूं, और नीचे मेरा कोर टूल पड़ा हुआ है, और इस कोर टूल को मैं अब हैमर के थ्रू और इस पंचर के थ्रू चीजों को उठा रहा हूं। जैसे आप लोगों ने जो हमारे स्कल्प्टर्स होते हैं, जो स्कल्प्टर्स बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि उनके पास एक पंचर होता है,
और उनके पास एक हैमर होता है और वो उसी हिसाब से उसको प्रॉपर तरीके से शेप देते हैं। इसी तरीके से ये इनडायरेक्ट प्रिकॉशन टेक्निक्स भी इस्तेमाल होते थे। और यही इनडायरेक्ट प्रिकॉशन टेक्निक्स में हमारे पास एक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट प्रिकॉशन टेक्निक में सबसे पहले हम क्या करते थे, ये पंचर का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जो मैंने आप लोगों को बोला, प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में हम क्या करते हैं, वी आर नॉट बेसिकली स्ट्राइकिंग द कोर टूल। हम कोर टूल को अब स्ट्राइक नहीं कर रहे, हम जस्ट प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे मेरे बचपन में हम क्या करते थे, हमारे जो पेंसिल्स होते थे, हमारे पास शार्पनर्स अगर ना हो तो हम डायरेक्टली ब्लेड से सामने वो पेंसिल को साफ कर देते। तो दैट्स व्हाट वी वर यूजिंग, द प्रेशर फ्रॉम दैट ब्लेड, जिससे मैं पेंसिल को साफ करता था, जिससे मैं पेंसिल को तेज करता था। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रेशर टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, हम अगर किसी कोर के ऊपर काम कर रहे हैं या हम किसी ब्लेड के ऊपर काम कर रहे हैं, टू रिड्यूस द स्ट्राइकिंग एंगल, टू रिड्यूस द स्ट्राइकिंग पावर, हम बस प्रेशर को लगा के ही चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टूल है और इस टूल से मैं क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास एक क्या कहते हैं कोर टूल है। अब मैं प्रेशर लगा के इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे फ्लेक्स उठा रहा हूं और यही फ्लेक्स आगे जाके या तो इस फ्लेक के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, बिकॉज अगर मैं इसको स्ट्राइक करूंगा तो ये टूटेगा। तो टू सेव दैट आई यूज प्रेशर, मैं इसको ऐसे आराम से प्रेशर करके चीजों को उठा रहा हूं। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक थी, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। ये बहुत ही लेटर स्टेजेस में देखने को मिला कि इंसान अब प्रॉपर तरीके से इन ब्लेड्स को, इन चीजों को अब प्रॉपर तरीके से ग्राइंड भी करता था और पॉलिश भी करता था। बिकॉज इससे पहले लोअर पैलियोलिथिक में या मोस्ट ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक ऐसा कुछ नहीं था कि ये टूल्स को प्रॉपर तरीके से पॉलिश करता था, पॉलिश इन द सेंस प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करके उनको स्मूथ शार्प बनाता था। ये वो चीजें इस्तेमाल नहीं करता था। अब हमारे पास एक और टूल टेक्नोलॉजी है जो कि मिडिल पैलियोलिथिक में इस्तेमाल होता था। इसको हम क्या बोलते थे, क्लेक्टोनियन टेक्निक और लिवोल्यूशन टेक्निक। याद रखने की जरूरत है, जो हमारे पास प्रिकर्शन टेक्निक हो, प्रेशर टेक्निक हो, या जो हमने अभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक, स्टोन हैमर, डायरेक्टर, प्रिकर्शन, ये सारी चीजें जो हमने देखी, ये कोर टूल्स के ऊपर काम करते थे। कोर टूल्स को ही एज ए आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करके बनाते थे। लेकिन लेटर स्टेजेस में फिर क्या हुआ, इसको लगा कि कोर टूल्स से मुझे ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, आई शुड यूज द फ्लेक्स दैट कम आउट फ्रॉम दैट कोर टूल। ये जो फ्लेक्स से जो छोटी छोटी चीजें इससे निकली है, इन फ्लेक्स से ही मैं अब क्या करूंगा, इनसे ही मैं आराम से चीजों को बनाऊंगा, इनसे ही मैं आर्टिफैक्ट्स को बनाऊंगा। और इसने स्टार्ट किया बनाना जिसको हम फ्लेक टूल्स के नाम से जानते। फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है, एक क्लेक्टोनियन, दूसरा लिवोल्यूशन, तीसरा मोस्टेरियन। तो ये याद रखने की जरूरत है, फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी। एक जिसको हम क्लेक्टोनियन के नाम से जानते हैं, दूसरा जिसको हम लिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और तीसरा जिसको हम मोस्टेरियन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एक था, द फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लेक्टोनियन फ्लेकिंग। क्लेक्टोनियन फ्लेकिंग एक साइट से नाम निकला है जिसको हम क्लेक्टोन ऑन सी, जो कि एसेक्स में है, वहां पे ये देखने को मिला। वहां पे बहुत सारे इस किस्म के टूल्स देखने को मिले, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइट वी नेम्ड द एंटायर टेक्नोलॉजी एज क्लेक्टोनियन टेक्निक। क्लेक्टोनियन टेक्निक के नाम से हम इसको आप जान रहे हैं, बिकॉज नाम इसका पड़ा है क्लेक्टोन ऑन सी, एक एसेक्स में एक साइट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस क्या कहते हैं ब्रिटिश में जो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स पे है, वहां से हमारे पास ये टूल्स मिले। अब यहां पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो क्लेक्टोनियन है, ये क्लेक्टोनियन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्लीवर्स बनाते थे, जो क्लीवर्स होते हैं, इट्स काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ए शेप, ये क्लीवर्स जो होते थे ये फ्लेक टूल्स होते थे, ये कोर टूल्स नहीं थे। जो मैंने आपको समझाया, जो द मेजर चंक ऑफ दैट पेबल जो जिससे बनाते थे वो कोर हटा था, लेकिन जो इससे आहिस्ता आहिस्ता हम उठा रहे हैं वो छोटे छोटे पंच करके वो फ्लेक्स बन जाते हैं, और वो फ्लेक्स को ही ऊपर ही काम करके उन फ्लेक्स को टूल बना रहे, रादर दैन दैट
कोर जो बचा था हमारी स्टोन का, उसको ये अलग रख रहा है। अब फ्लेक्स के ऊपर ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लिवर्स बना रहे थे, या तो ये वी शेप्ड थे या तो ये यू शेप्ड बनाते थे। तो याद रखना, क्लेक्टोनियन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लिवर्स बनाए जाते थे वो या तो यू शेप्ड होते थे या तो वी शेप्ड होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इनके जो फ्लेक्स होते थे ना, ये बहुत बड़े होते थे। दे वर मैसिव एंड लार्ज, बहुत ही साइज में बड़े होते थे। और क्या कहते हैं, साइज में एक तो बड़े होते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये थी, जो इनके जो एंगल्स होते थे, जो इंटीरियर एंगल्स होते थे, जो तेजदार इनकी होती थी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 105 डिग्री से लेके 120 डिग्रीज तक हमारे पास देखने को मिले। जो हमारे पास ये प्रोनाउंस्ड प्लेटफॉर्म्स होते थे, स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म्स, जो कि शार्पनेस दिखाते हैं 105 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक, हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते थे। दूसरा हमारे पास है लेवोल्यूशन टेक्निक। लेवोल्यूशन टेक्निक में आप देखेंगे फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम था लेवलस्पर्थ। लेवलस्पर्थ के नाम से, फिर पेरिट के नाम से एक साइट है फ्रांस में, उसी बेसिस पे इसको लेवोल्यूशन के नाम से नाम रखा गया। और यहां पे प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी में क्या होता था, प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी में सबसे पहले ये एक कोर टूल को लेते थे, ठीक है ना। अब कोर टूल जब आपने लिया, इसको आप पहले थोड़े छोटे 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 फ्लेक्स उठा रहे हो। जब आप छोटे छोटे फ्लेक्स उठा रहे हो, उसके बाद आपके पास एक प्लेटफॉर्म जो बना है, जो पोजीशन इसकी बनी है, ये बहुत ही शार्प बनी है। अब आप एक साइड से इसको टक्कर मारते हो। जो ही आपने एक साइड से टक्कर मारी, ये जो जिस पोजीशन में आपने इसको छोटे छोटे फ्लेक्स उठाए थे, वो पूरा का पूरा एक हिस्सा फ्लेक बन के बाहर आ रहा है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये एक कोर है, ठीक है ना, कोर है। अब इस कोर को मैं पहले आहिस्ता 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 क्लीन करूंगा, ठीक है ना। अब एक टक्कर मार के मैंने इस वाले हिस्से को उतारा, ठीक है। ये एक अलग टूल बना मेरे पास, बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा था। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी। प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी से हमें क्या फायदा होता था कि लास्ट में फिर जब हम क्लेक्टोनियन में हम जब उस फ्लेक के ऊपर काम करते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टूट जाता था। लेकिन जब आप लेवोल्यूशन में क्या करते हैं, पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं, आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से या सेंट्रीपिटल मैनर में आप इसको प्रॉपर तरीके से कवर अप करेंगे। जैसे आपने टोटाइज कोर शेल के नाम सुना होगा, टोटाइज कोर के नाम से सुना होगा। टोटाइज कोर में भी सेम यही होता था कि लेवोल्यूशन फ्लेक में क्या करते थे, अगर ये एक अनचिप्ड कोर है, अनचिप्ड कोर के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रीपिटल पैटर्न में आप इसको यहां से उठा रहे हो, तो जैसे टोटाइज का जो शेल होता था ना, ऐसे ही आप इसको पहले रेडी कर रहे हो। उसके बाद आप इसको यहां से टक्कर मार के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको ही एज ए फ्लेक टूल इस्तेमाल आप कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द टोटाइज कोर शेल। ये होता था जो हम पहले से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेवोल्यूशन टेक्निक में यही होता था। पहले हम कोर को रेडी करते थे, उसके बाद हम फिर इससे फ्लेक उठाते थे जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मोस्टेरियन टेक्निक। मोस्टेरियन टेक्निक में हम क्या करते थे, मोस्टेरियन टेक्निक में हम पहले डिस्क कोर बनाते थे। इस कोर को पहले डिस्क शेप में लेके आते थे, सेंट्रीपिटल फ्लेकिंग करते थे अराउंड दिस एंटायर कोर, और लास्ट में फिर सरफेसेस को आहिस्ता से निकाल के वी यूज देम इन द व्हाट वी कॉल एज मिडिल पैलेयोलिथिक। एक चीज याद रखिएगा कि मोस्टेरियन कल्चर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीदरलैंड्स के साथ रिलेट करते हैं, कि नीदरलैंड्स जो हमारे फॉसिल्स थे वो इस्तेमाल करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स द व्हाट वी कॉल एज द क्या कहते हैं इसे, मोस्टेरियन टूल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये टूल टेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ी, और इसमें हम अब इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं कि इसमें हमने ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक, इसमें हमने स्टोन हैमर टेक्निक, इसमें हमने सिलेंडर हैमर टेक्निक पढ़ी। और ये सारी सिलेंडर हैमर टेक्निक्स हमें पता लगा कि ये कोर टूल टेक्नोलॉजीज हैं। और जो क्या कहते हैं हमारे पास नए जो लेटेस्ट स्टेजेस में फिर आते गए, फिर जो फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी में हमने उसमें क्लेक्टोनियन टेक्निक देखी, उसमें हमने रिवोल्यूशन टेक्निक देखी, और उसमें हमने मोस्टेरियन कल्चर के नाम से अंडरस्टैंड करना चाहा। अब चूंकि
एक और ट्रेडिशन मैंने आप लोगों को समझाया था, और एक ट्रेडिशन हो जिसको हम हैंड एक्स के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जो ये फोटोग्राफ दिखा हुआ है, इस फोटोग्राफ में आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि दिस स्मॉलर फ्लीक, इससे ही अब कोई टूल अगर बन रहा है तो इसको हम फ्लीक टूल कहेंगे। और जो इसके हाथ में ये कोर बचा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोर टूल के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर इस चीज का टूल बना है जो ये मेजर चंक वाला है, इसको हम कोर टूल कहते हैं। और अगर इस मेजर चंक से एक फ्लेक उठा के साइड में रख के इसको फिर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, देन दैट्स व्हाट वी कॉल एज फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, दीज इज व्हाट वी कॉल एज ब्लेड्स, और दूसरे आप हैंड एक्सेस देख रहे हैं, या आप यहाँ पे चॉपर्स या चॉपिंग टूल देख रहे हैं, ये सारी चीजें असल में क्या कहते हैं, इन्हीं टूल्स एंड टेक्निक से बनाई जाती थी। इसमें हमने देखा कि हम क्या कहते हैं, हमने ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक देखा, इसमें हमने कलेक्टोनियल एवोल्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ी। आने वाले क्लास में इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे हैंडेक्स ट्रेडिशन को पढ़ने की, हम कोशिश करेंगे ओशीरियन, ब्रिशीरियन, ये सारी चीजें पढ़ने की, और फ्लेक ट्रेडिशंस को हम और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से हम इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते गया, फिर कैसे वो इंडिया पहुंचा, कैसे वो बाकी एरियाज में उसने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, ये सारी चीजें हम अब फिर आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को आज के क्लास में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।